हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अरे पूजा, तू वर्षों बाद अपनी ससुराल की एकमात्र प्यारी सखी और मोहल्ले की मुंह बोली ननद को मॉल में देखकर मैं खुशी से चीख उठी। हाँ भाभी, मैं मुस्कुराती हुई बोली। थोड़ा बदन भर आया था और चेहरे पर उम्र दिख रही थी, पर शरीर अभी भी वही छरहरा, चर्बी का नामो निशान नहीं। कैसी है तू और कहाँ है आजकल? भूल गई ना मुझे? तूने तो एकदम रिश्ता ही तोड़ लिया हमसे। रिश्ता नहीं तोड़ा भाभी, न ही आपको भूल सकती हूँ। बस कांटेक्ट नंबर खो गया था और घर कभी आना ही नहीं हुआ। पीछे से उसके बैग उठाए उसके पास कोई आया। अरे तुम कहाँ रुक गई? मैं कब से वेट कर रहा था अंदर। अरे मेरी शिल्पा भाभी मिल गई थी ना इतने सालों बाद, तो छोड़कर कैसे आ जाती? इनसे मिलो, ये ही है मेरी शिल्पा भाभी। और वो उसने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखकर हाथ जोड़ दिए। मैं उसको देखकर दंग रह गई। उफ, ये तो हूबहू विशाल है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? क्या सोच रही हो भाभी? यही ना कि ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये विशाल नहीं है। भला एक मरा हुआ शख्स जिंदा कैसे हो सकता है? तो भाभी, ये समीर है। जिस तरह आपको आश्चर्य हुआ था ना, वैसे ही मुझे भी हुआ था। मैं शाम को मिलूंगी आपसे और बहुत सी बातें करूंगी। अभी चलती हूँ, घर पर मम्मी अकेली है, चाय तैयार रखिएगा। कहकर वो घर चली गई और मैं अतीत की गलियों में खो गई। पूजा नाम था उसका। पिता गुजर चुके थे, बड़ी बहन सिया की शादी हो चुकी थी और अब घर में मात्र उसकी माँ और पूजा ही थे। एक आकर्षक सॉफ्टवेयर इंजीनियर विशाल से उसकी शादी तय हुई थी। बड़े ही धूमधाम से उसकी शादी हुई। मोहल्ले के प्रतिष्ठित गोयल परिवार की दुलारी बेटी थी वो। मैं उनके घर विवाह की रस्मों में सम्मिलित होने गई थी। शादी के लगभग 5वें दिन पूजा मायके आई थी पग फेरे की रस्म के लिए, और फिर मुहूर्त भी नहीं था, इसलिए 4 दिनों बाद ही उसे ससुराल जाना था। जब वो मायके आई थी तो मैं उससे मिलने गई थी। कितनी चहकती हुई सी लगी थी पूजा। चमकता चेहरा, दमकता सिंदूर, उसका लाल सलवार सूट और भरे भरे हाथों में लाल चूड़ा। जी कर रहा था नजर उतार लूं उसकी। बहुत खुश थी। अभी तो जी भर के अपने पति के साथ भी नहीं रह सकी थी वो। मुझसे काफी हिल मिल गई थी। बोलती थी, भाभी बस 4 दिन की चांदनी थी, 5वें दिन यहाँ चली आई। आपकी याद जो आ रही थी, कह के खिलखिलाती हुई गले से लग गई मेरे। फिर पूरी प्लानिंग बताने लगी कि कहाँ घूमने जाएगी हो, क्या होगा वगैरह वगैरह। 9 फरवरी को उसकी विदाई हो गई। 10 की सुबह वे हनीमून पर निकले और 14 को वापस लौटे। 14 फरवरी की सुबह उसने मुझे फोन किया था, भाभी उन्होंने मुझे वैलेंटाइन डे का गिफ्ट दिया है, सुंदर सी कार। शाम को हम घर आ रहे हैं, आज आपको इनसे मिलवाऊंगी। मैंने भी उससे बातें करके फोन रखा। शाम होने को आई, किंतु पूजा अभी तक नहीं आई थी। मैं काम अवश्य कर रही थी, किंतु मेरा मन पूजा में ही लगा था। खाना वगैरह बनाकर मैं जल्दी जल्दी अपने कमरे में गई और पूजा को फोन लगाने लगी। उसने फोन नहीं उठाया। हार कर मैंने फोन रख दिया। सोचा हो सकता है कोई दूसरा प्लान बन गया हो। बाद में दूसरे दिन सुबह मैंने आंटी के घर के बाहर थोड़ी भीड़ देखी। मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका से धड़कने लगा, मगर दूर से कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मोहल्ले की एक औरत किसी से बात करती हुई मेरे गेट के सामने से निकली। अभी शादी को कितने दिन बीते थे, बेचारी का 15 दिन में ही उसका सुहाग उजड़ गया। ये सुनकर मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जो सुन रही हूँ ये सच है या फिर मेरे कानों का धोखा। हे ईश्वर, ये तो अनर्थ हो गया। लोगों की संवेदनाएं इस दुख की घड़ी में गोयल परिवार के साथ अवश्य थी, किंतु मैं स्वयं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि उनका सामना कर सकूं। तभी मैंने पास खड़ी एक महिला को बात करते हुए सुना कि पूजा की सास ने बाल पकड़कर खींचते हुए उसे घर से बाहर निकाल दिया, कहते हुए कि कुलच्छनी खा गई मेरे बेटे को। बहुत ही गलत हुआ उसके साथ। इतनी सुंदर सुशील संस्कारी लड़की थी बेचारी। एक और महिला ने कहा, पूजा को लेकर आ रही है मिसेज गोयल। वे आपस में बातें कर रही थी और मैं बीते हुए वक्त में पहुंच गई थी। उस चेहरे को याद कर रही थी कि उस दिन वो कह रही थी कि भाभी बस 4 दिन की चांदनी थी। अनजाने में क्या कह गई थी वो। भारी मन से मैं घर वापस आ गई थी, सब कुछ छोड़कर लेट गई और सोचने लगी कितनी चुलबुली थी पूजा।
मेरी हर नई साड़ी कैसे पहनती थी और कहती कि भाभी बस शादी हो जाने दो फिर देखना मेरा फैशन। और ईश्वर ने ये क्या कर दिया उसके साथ, अभी तो उसके सजने संवरने के दिन थे। तभी मेरी सास ने आकर कहा कि बहू देख पूजा आ गई, हमें मिलना चाहिए उससे, चल। मैंने कहा आई माँ जी, और गोयल आंटी के घर की तरफ बढ़ी है। मुझे लग रहा था कि मैं उस अभागी का सामना कैसे करूंगी, क्या कहकर छेड़ूंगी उसे, क्या दिलासा दिया जाएगा, उसके ए ताजे जख्म कैसे भर सकेंगे। उफ, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। अंदर से रोने की आवाजें आ रही थी कि दरवाजे के भीतर प्रवेश करने पर मैंने देखा पूजा ने नारंगी बंधेज की मारवाड़ी साड़ी पहनी थी। भरे भरे हाथों में अभी मेहंदी पूरी तरह से नहीं छूटी थी। हाथों में लाल चूड़ा और पांव में महावर। मेहंदी और महावर ने पांव में चढ़ी हल्दी की पीत आभा अभी तक त्यागी नहीं थी। उसके खुले हुए बाल उलझे और रूखे से हो उठे थे। मांग में अभी भी पीला सिंदूर चमक रहा था। वो जैसी थी वैसे ही चली आई थी और उसकी आंखों में चिर बिरहन का उजड़ा हुआ रूप था। उफ, मार्मिक दृश्य, असहनीय। मैं चुपचाप कमरे के एक कोने में बैठ गई थी। मिसेस गोयल दहाड़े मारकर रो रही थी कि हमारी बेटी का तो जीवन ही बर्बाद हो गया। हमें पता होता तो हम अभी उसकी शादी ही नहीं करते। अभी उम्र ही क्या है हमारी पूजा की। किंतु पूजा की आंखें सूखी हुई किसी निर्विकार शून्य में गुम थी। चेहरे पर न दुख था न आंखों में आंसू, बस एक भाव था हैरत का, मानो वो खुद से पूछ रही हो कि ये कैसे हो गया। उसकी नई कार में बैठकर जब वो लोग मायके आने के लिए निकले तभी गाड़ी को बैक करते वक्त एक ट्रक ने करारी टक्कर मार दी। विशाल तुरंत ही निष्प्राण हो गया था, जबकि पूजा के माथे पर चोट आई। बस मौत शायद किसी न किसी बहाने ही आती है और वही हुआ था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा था। मैं रोज पूजा के पास जाती और उससे बातें करती, पर वो हाँ हूं के अलावा कुछ नहीं बोलती थी। उसने खुद को कठोर बना लिया था और 23 वर्ष की आयु में ही वैधव्य के दंश को झेलने हेतु तत्पर थी। एक दिन पूजा की डायरी मिली मुझे, जिसमें उसने एक कविता लिखी थी। कविता पढ़कर मैं समझ गई थी कि अब पूजा विशाल का स्थान किसी को नहीं दे सकती। 1.25 माह ही बीते थे कि एक दिन जब मैं उसके घर गई तो वहां पर गोयल आंटी कुछ समझा रही थी और पूजा बैठकर रो रही थी। तब पूजा ने रोते रोते मुझे खुद के गर्भ से होने के विषय में बताया। आंटी चाह रही थी कि वो गर्भपात करवा ले और दूसरी कहीं जगह उसकी शादी की जा सके, किंतु पूजा विशाल की इस आखिरी निशानी को कतई नहीं खोना चाहती थी। एक माँ की निगाह से देखो तो ना आंटी गलत थी ना ही पूजा। पूजा अपने फैसले पर अडिग थी। कुछ दिनों तक सबने उसको बहुत समझाया, पर वो कुछ समझना ही नहीं चाहती थी और विशाल की आखिरी निशानी को दुनिया में लाने के लिए वो आंटी के साथ शायद किसी अन्य शहर चली गई। कुछ दिन तक तो उसने मुझे हाल खबर भेजी, पर उसके बाद क्या हुआ, उसकी क्या संतान हुई, कुछ नहीं पता मुझे। और आज यूं मिल गई मॉल में घूमती हुई। सबसे बड़ी बात, इतनी खुश लगी हो। इतनी देर हो गई अभी तक पूजा नहीं आई। सोचकर मैंने अपने घर का दरवाजा खोलकर गोयल आंटी के मकान की ओर देखा। वर्षों बाद उनके घर की लाइट जल रही थी। उत्सुक मन से मैं वहीं खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। तभी गेट खुला और सामने से पूजा एक प्यारी सी बच्ची और बेटे को लेकर मेरी ओर आती दिखी। देखा भाभी, कहा था ना कि मैं शाम को मिलती हूँ आपसे, और देखिए अपनी फौज के साथ आ गई आपसे मिलने। हाँ पूजा, तू तो सपना हो गई थी मेरे लिए। तुझे नहीं पता आज मैं कितनी खुश हूँ। एक तो तुझसे मिलने की खुशी और दूसरी तुझे खुश देखने की। हाँ भाभी, जानती हूँ, दरअसल मैं भी सिर्फ आपसे मिलने की बेताबी से भागी आई। जब मैंने समीर को आपके बारे में बताया तो वो तुरंत मुझे यहाँ लेकर आए। बच्चों को बुलाकर मैंने उसके बेटे के साथ खेलने में लगा दिया और पूजा को चाय पानी देकर अधीरता से उसका हाथ हाथों में लिया और बोली, अब बता कैसी है तू। मैं ठीक हूँ भाभी। जब यहाँ से गई तो कोई सहारा नहीं था पापा की पेंशन के अलावा, पर वो भी तब तक जब तक मम्मी के साथ हूँ। मैंने समय के सदुपयोग के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। वक्त आने पर मुझे विशाल की निशानी मिल गई, मानो विशाल खुद मेरी गोद में आ गए हों। वैसे ही मुस्कान, वैसे ही हरी आंखें। मैंने भविष्य की सोच, नर्सिंग की ट्रेनिंग की। देखते देखते 3 साल बीत गए। मैंने एक हॉस्पिटल में ज्वाइन भी कर लिया। बस इसी तरह जिंदगी चल रही थी। बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। पर समीर, वो कैसे मिले तुझे? वो तो एकदम विशाल जी जैसे हैं। उनके बारे में बताना कुछ। और एक गुड़िया तुम्हारी और समीर की बेटी है? मैंने बिटिया का गाल छूकर पूछा। नहीं भाभी, इसी ने तो मुझे समीर से मिलवाया।
ये समीर की बेटी है ईशु। जिस हॉस्पिटल में मैं जॉब करती थी वहीं ये पैदा हुई थी। बच्ची के जन्म के तुरंत बाद उसकी माँ की ओवर ब्लीडिंग के कारण मौत हो गई। उस रात मेरी ही ड्यूटी थी। जब बच्ची बहुत रो रही थी तब मैंने ही उसको संभाल रखा था। बच्ची की हालत नाजुक थी, इसलिए इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर ली गई थी। उसकी माँ का शव लेने जब इसकी फैमिली आई तो पिता के स्थान पर हस्ताक्षर करते हुए शख्स को देखकर मुझे चक्कर आने लगे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उफ, वही चेहरा, वही कदकाठी, वैसा ही रंग, वैसे ही बाल, बस फर्क था तो आंखों का। समीर की आंखें विशाल की आंखों से हरी नहीं थी, काली थी। मैंने किसी तरह खुद को संयत किया और ये बात किसी को जाहिर नहीं की। मैं उनसे बात करने में कतराती थी, पर उनकी बेटी अब साल भर की होने को आई थी, पर वो अक्सर बीमार रहती और वो उसको लेकर हॉस्पिटल आते। एक दिन मैं ड्यूटी पर नहीं थी और ईशु किसी के हाथ से इंजेक्शन नहीं लगवाती थी, तो हार कर समीर इसको लेकर मेरे क्वार्टर पर आए। चिराग ने दरवाजा खोलते ही कहा, अरे मम्मी देखो, पापा आ गए, और समीर से लिपट कर रोने लगा। मैं बुरी तरह डर गई कि अब क्या होगा। मुझे समीर को सब कुछ बताना पड़ा। मम्मी ने भी विशाल की तस्वीर उसको दिखाई। समीर सब समझ गए, मेरा उनसे इस तरह कतराना भी। तभी ईशु इंजेक्शन लगते ही नींद से जागी और मुझे देखते ही मेरी गोद में आने को मचलने लगी। मैंने ईशु को चिपका रखा था और चिराग रोते रोते समीर की बाहों में सो गया था। मम्मी, चिराग और ईशु दोनों की हालत देखकर अंदर चली गई। समय बीतता गया। आज तक उनकी बेटी को ये नहीं पता कि मैं उसकी मां नहीं हूँ और ये मेरा बेटा है चिराग। मेरा चिराग, जिसे जलते रहने देने के लिए मैंने अपनी जिंदगी को अंधेरों में कैद करना चाहा था। उसकी खातिर ही समीर के उस चेहरे को मुझे रोज देखना पड़ता है, जो मेरा विशाल नहीं है, बस उसकी आकृति है। पर समीर के आने के बाद मेरी जिंदगी में उजाले आ गए हैं। एक जीने की वजह है। हालांकि हमने शादी नहीं की है, हम बच्चों की खुशी के लिए दोस्त बनकर साथ रहते हैं। मेरे बेटों को उसका नाम और पिता का साया मिल गया है और ईशु को माँ की ममता की छांव। बस इतनी सी कहानी है। अरे ए क्या, आप तो रो रही हैं? पूजा ने मुझे देखकर कहा। पूजा की बातें सुनती हुई मैं भावुक हो उठी थी। एक शब्द भी नहीं बोल सकी। बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने। सिर्फ इतना बोलकर मैंने अपने मनोभाव छिपा लिए। पूजा ने अन्य बातें कर मुझसे विदा ली। अगले दिन वो वापस चली गई। उसके जाने के बाद भी मैं उसके ही विषय में सोचती रही। मन उधेड़बुन में रहा। इस बार पूजा को खत लिखना बेहद जरूरी था, जो मैंने लिख ही डाला पूरे अधिकार के साथ। मेरी प्यारी पूजा, सदा खुश रहो। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा खुशियां अपनी रौनक फैलाती रहे। तुम जैसी बहादुर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। पति के जाने के बाद भी तूने अपनी हिम्मत नहीं हारी। विशाल की आखिरी निशानी को दुनिया में लाकर तूने एक माँ और एक पत्नी का फर्ज अदा किया। अब बारी है एक बेटी का फर्ज अदा करने की। समीर बहुत सुलझा हुआ लड़का है और मैंने उसकी काली आंखों में उन हरी आंखों से चाहत देखी है, जाने तूने अब तक कैसे नहीं देखी। उसकी बेटी को सीने से लगाकर रखने वाली स्त्री के लिए उसके मन में सिर्फ सम्मान तो नहीं हो सकता, कहीं न कहीं प्रेम का अंकुर भी अवश्य फूट चुका है। वरना वो अब तक तुझ संग एक बेनाम रिश्ता क्यों ढो रहा होता? किसी अच्छी सी लड़की को देख घर नहीं बसा लेता अपना? आंटी के मन को समझ, उन्हें भी अपनी बेटी के बसे हुए घर को देखने की चाहत होगी। मेरी बातों पर गौर करना मैं जानती हूँ, और मैंने तेरी वो डायरी भी पढ़ी थी जिसमें तूने विशाल के लिए 7 जन्म का साथी करके कोई कविता लिखी थी। जब विशाल तेरी जिंदगी को गुमनाम अंधेरों में छोड़कर चला गया, तब क्या समीर ने तेरे अंधेरे रास्तों पर उम्मीदों की नई किरण नहीं दिखाई? तेरे सूनेपन में बारिश की फुहारों सी शीतलता नहीं दी? क्या जब चिराग उसको पापा कहता है तब तुझे खुशी नहीं मिलती? क्या वो इस जन्म में तेरा साथ देने के लिए ईश्वर द्वारा नहीं भेजा गया है? एक बार ठंडे दिमाग और शांत मन से सोच और फिर बता, क्या आजीवन यूं ही दोस्त बनकर रह सकोगे तुम दोनों? जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए प्रेम की डोर का होना बहुत जरूरी है। तुम दोनों अपने बच्चों की खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के विकल्प के रूप में भी एक दूसरे को जरूर देखना। एक बार जो अनहोनी हो गई उसको जीवन भर ढोती रहेगी तू। मैं चाहती तो तुझे फोन करके या उस दिन ही तुझसे ये बातें कह सकती थी, पर लिखी हुई बातें सीधे दिल की गहराई में उतर जाती हैं, जैसे तेरी लिखी हुई कविता मेरे दिल में उतर गई थी। और हाँ, एक बात और, मुझे कोई अधिकार तो नहीं,
पर अगर तुझे मेरी बात थोड़ी सी भी सही लगे तो यीशु का नाम रोशनी रख देना और समीर के बारे में जरूर सोचना। याद रखना, अनकही और बिना लिखी बातों को याद रखना आसान नहीं। तो जो जिंदगी तेरे हाथ की लकीरों में ईश्वर ने कभी लिखी ही नहीं थी, उनको सजोने की गलती मत कर। एक नई रोशनी भरी राह तेरा इंतजार कर रही है। 7 फेरों का साथी यदि बीच में राह छोड़कर चल दे तो क्या दूसरा कोई व्यक्ति उन अंधेरी राहों में रोशनी नहीं बिखेर सकता? क्या वास्तव में वो सच्चा 7 जन का साथी नहीं कहलाएगा? तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा में तुम्हारी भाभी शिल्पा। इसके कोई हफ्ते भर बाद उसका फोन आया। पूजा ही थी। उसने कहा, भाभी 15 तारीख को रोशनी का दूसरा जन्मदिन है। आपकी बात मान ली है मैंने। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए और आपको आना ही होगा। उसकी आवाज की खनक और अधिकार के लिए बता रही थी कि उसने 7 जन्म के साथी का मर्म समझ लिया है। मन ही मन उसे ढेरों आशीर्वाद देती हुई मैं खुशी में बस इतना ही बोल पाई, हाँ हाँ क्यों नहीं, बस तू हमेशा खुश रहे, मैं जरूर आऊंगी। आज ही तेरे भैया से बोलती हूँ कि मेरा टिकट करवा दे। आज रोशनी का जन्मदिन था और उसी दिन पूजा और समीर एक दूसरे के साथ 7 जन्मों के बंधन में बंध चुके थे। पूजा के चेहरे की मुस्कान देखकर मेरी आंखें भर आई और उन दोनों को आशीर्वाद देकर मैं अपने घर को लौट चुकी थी। शायद वर्षों बाद मेरे दिल को आज सुकून मिला था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।